आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग साइंस में चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। उसमें पीएच स्केल का डिफिनेशन हम लोगों ने जाना और पीएच किसी भी विलयन का पीएच का मान हम लोग कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली सूत्र के द्वारा, वो हम लोगों ने सीखा। उस सूत्र को याद कर लेना है, कभी कभी एग्जाम में वो आता है, उस सूत्र को याद रखना और जैसा पीएच का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा तो उस सूत्र से ही उसको निकालना है। तो आज का जो है टॉपिक वो है पीएच स्केल का प्रयास, यानी पीएच स्केल जो होता है उसका रेंज कितना होता है। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एक इस तरह से लाइन खींचना है और टोटल 1 से लेके 14 पॉइंट यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, यही आज हम लोग का क्लास का टॉपिक है। तो इसको हम लोग जानते हैं। देखो बीच में जो 7 है, इस 7 का मतलब कि जो बीच वाला जो 7 है यह पीएच मान होता है किसका, उदासीन विलयन का। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसके बीच में कहीं पर भी हो, तो उस विलयन वह विलयन जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है जो रेंज दिखाया गया है 7 से कम, वो कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन। ठीक है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से कुछ भी अधिक हो, पॉइंट में भी अधिक हो, चाहे कुछ भी अधिक हो, तो उसका वो जो होता है वो क्षारीय विलयन होता है। तो 7 से अधिक का जो पीएच का वैल्यू रहता है, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक, वो किसका पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का। तो जो कुछ हम लोग इस चित्र में अभी ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर दर्शाए हैं, उसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे और उसको याद भी कर लेना है, काहे कि उस पॉइंट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ देगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का कितना होता है, 7। उसी तरह पूछ देगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। पूछ देगा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो लिखेंगे क्या, 7 से अधिक। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट बनाते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं सारा का सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छा से याद रखना है। अगला पॉइंट, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है
वह अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, अगला, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। ये तीनों पॉइंट को अच्छा से याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, जब किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसका पीएच मान घटता है। अगर किसी विलयन में हम लोग और अम्ल मिलाते हैं, और अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, और खट्टा होगा, तो जितना अधिक खट्टा होगा उतना पीएच का मान घटते जाएगा। जो सबसे ज़्यादा खट्टा होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 1। ठीक है, उसी तरह इसमें हम जो पॉइंट लिखवाए हैं, अगर किसी विलयन में हम लोग अम्ल को और मिलाते रहें तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना बढ़ेगी उतना वह विलयन क्या होता जाएगा, खट्टा होता जाएगा। और जितना विलयन खट्टा होता जाएगा उतना ही उसका पीएच मान क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अगला, जब किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता घटती है तो उसका पीएच मान बढ़ता है। इसी तरह अगर कोई अम्लीय विलयन है उसमें और हम लोग जल मिलाते गए तो क्या होगा, उसका खट्टापन में कमी आएगा। खट्टापन में कमी आएगा यानी उसका जो पीएच मान है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी तो उसका पीएच मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता घटती है तथा OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है
तो उस विलयन का पीएच मान बढ़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। इसको तो नोट कर लिया होगे, समझ में आ गया। यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी और अगर उसमें OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, उस विलयन का पीएच मान भी बढ़ता जाएगा। क्या है कि सांद्रता अगर H प्लस की घटती जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसके बाद OH की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, सेवन से इसका मान क्या होगा, अधिक होते जाएगा। यानी वो विलयन अम्लीय से क्या बन जाएगा, क्षारीय विलयन बन जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लिखो, कुछ विलयनों या पदार्थों के पीएच मान जो भी हम लिखवाने जा रहे हैं, पदार्थ या विलयन, उसके सामने उसका पीएच मान दिया हुआ रहेगा। इसको याद कर लेना है। हमको लगता है कि एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन में, तो जो भी चीज़ लिखने जा रहे हैं इसको तुम लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखेंगे पदार्थ या विलयन, इधर लिखेंगे पीएच मान। जठर रस, ये जठर रस क्या होता है, तो हम लोग को पेट में ये पाया जाता है, जठर रस। ठीक है, यह क्या करता है, जो हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन में अगर कोई सूक्ष्मजीव चला जाता है तो यह क्या करता है, उस सूक्ष्मजीव को मार देता है और भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, ये हम लोग को पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 1.2। ठीक है, इसको याद कर लेना, 1.2 है, यानी कि 7 से कम है, यहाँ तक आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है। तो हम लोग के पेट में जो ये जठर रस पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय रहता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। अगला नींबू भी खट्टा रहता है, तो नींबू का पीएच मान मापने पर उसका वैल्यू कितना आता है, उसका आता है 2.5। ठीक है, अगला सिरका, इसका दूसरा नाम है विनेगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विनेगर, और हिंदी में सिरका। इसका उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। ये भी एक खट्टा पदार्थ होता है। इसका पीएच मान होता है 3। और नंबर टमाटर,
टमाटर भी खट्टा खट्टा पदार्थ होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका मान होता है 4। नोट करो। अगला है आम्ल वर्षा। तुम लोग आम्ल वर्षा के बारे में जानते ही होगे। आम्ल वर्षा कैसे होती है तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.4। नेक्स्ट, दूध। दूध का पीएच मान होता है 6.5। देखो, दूध वास्तव में कैसा पदार्थ है? 6.5 है, यानी 7 से कम है। तो दूध वास्तव में एक अम्लीय पदार्थ है। इसकी अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है मालूम है ना? इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.5। इसलिए दूध को जब 1-2 दिन हम लोग रख देते हैं सही, तो वो खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा पहले से ही मौजूद रहती है। ठीक है। अगला है 7 नंबर में खून, यानी रक्त। हम लोग के शरीर में, चाहे किसी प्राणी के शरीर में जो रक्त रहता है, उसका पीएच मान रहता है 7.4। देखो, खून का जो प्रकृति होती है कैसी होती है? 7 से अधिक है, क्योंकि 7.4 है। तो खून की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। यानी खून का स्वाद कैसा होता है? क्षारकीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान जब मापा गया तो कितना पाया गया? 7.4। ठीक है। अगला है चूना जल। चूना जल का पीएच मान होता है 11। उसके बाद है टूथ पेस्ट, जो हम लोग ब्रश करते हैं डेली सुबह में। वो उस टूथपेस्ट में क्या रहता है? क्षारीय पदार्थ रहता है। क्षारीय पदार्थ क्यों उसमें रहता है, ये हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। तो इसका पीएच मान जान लेते हैं। इसका पीएच मान होता है 7.6 से 7.8 के बीच। इसका मतलब टूथपेस्ट कैसा पदार्थ है? 7.6 से और 7.8 दोनों बीच में, यानी 7 से अधिक है। तो टूथपेस्ट कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ, जो हम लोग के दांतों की सफाई करता है। ठीक है, इसको नोट करो। अगला पॉइंट लिखते हैं, पीएच स्केल का पदार्थ, यानी रेंज। कितना हम लोग बनाए थे स्केल में? 1 से 14। ठीक है। पीएच स्केल का पदार्थ 1-14 होता। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको याद रखना कि पीएच स्केल में जो डिजिट रहता है, संख्या रहता है,
वह कितना से कितना तक रहता है, तो 1 से लेके 14 तक। ठीक है, और पॉइंट लिख लो। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला पॉइंट, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध शुद्ध है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिलाया हुआ है, इसकी जांच के लिए एक मीटर का आविष्कार किया गया है, जिसका नाम है लैक्टोमीटर। ठीक है, इस्तेमाल करो। अब कुछ हम लोग प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे और उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है उसको भी जानेंगे। उसको याद रखना है। ये तुमको लगता है कि तुम लोग 8 क्लास में या 6 या 7 क्लास में पढ़े होंगे। प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, ये दोनों हम लोग कैसे 10 क्लास में जानेंगे। इसको भी नोट करो। हेडिंग लिखो, प्राकृतिक स्रोत। इधर लिखो, अम्ल का प्रकार। फर्स्ट में सिरका। सिरका जिससे पनीर बनता है, जिसको विनेगर भी बोलते हैं इंग्लिश में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है या सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों एक ही चीज है। दूसरा लिखते हैं संतरा या नींबू। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तीसरा इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और नंबर टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। पांचवा चींटी के डंक या नेटल के डंक। चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक
आम्ल, इसका भी दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। इसको याद करना, इससे एक नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो इसको नोट करो। इसको नोट कर लिए होगे। अगला जो टॉपिक है हम लोग लवण का परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि लवण के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट में साधारण लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारकीय लवण। ठीक है, एक करके सबका डेफिनेशन को जानते हैं। सबसे फर्स्ट में हेडिंग लिखो साधारण लवण। ऐसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य H+ आयन या OH- आयन नहीं पाए जाते हैं, उन्हें साधारण लवण कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद कर लेना। जैसे NaCl, Na2SO4, KNO3 इत्यादि। ऐसा लवण जिसमें न H+ पाया जाता है ना OH-, कोई आयन नहीं पाया जाता है, बाद में क्या अन्य जो आयन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साधारण लवण। अगला है अम्लीय लवण। इसका डेफिनेशन लिखेंगे
ऐसे लवण जो किसी क्षारक के द्वारा किसी अम्ल को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं बना पाते हैं, उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि उदासीन कब होता है, जब अम्ल और क्षारक की बराबर मात्रा मिलाई जाती है, यानी दोनों अम्ल या तो प्रबल होने चाहिए या तो दोनों अम्ल दुर्बल होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अम्ल तो प्रबल है लेकिन क्षारक उसमें कम मिलाया गया। कम मिलाने के कारण क्या हुआ, लवण की मात्रा उसमें तो आई लेकिन उसमें लवण के साथ साथ अम्ल की भी मात्रा रह गई, क्योंकि अम्ल पूर्ण रूप से क्या हुआ, उदासीन नहीं हुआ। तो ऐसा में जो लवण बनता है उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। ठीक है, जैसे देखो, ये तुम्हारा हो गया अम्लीय लवण। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग इन प्रबल क्षारक है और ये थोड़ा सा दुर्बल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों जब मिलाया जाता है तो क्या निर्माण होता है, अम्लीय लवण। ठीक है, लास्ट है क्षारकीय लवण। जो अम्लीय लवण हम लोग लिखे हैं उसी का जस्ट उल्टा लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लवण जो किसी अम्ल के द्वारा किसी क्षारक को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं बना पाते हैं, उन्हें क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे MgOH2 प्लस HNO3 तो बनेगा MgOH NO3 प्लस ये तुम्हारा हो गया क्षारकीय लवण। इसका डिफिनेशन सब याद कर लेना। वैसे तो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन हो सकता है कि आ जाए, तो लापरवाही नहीं करना है, उसको भी याद कर लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास
यही समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग कल, यानी नेक्स्ट डे।